Hello, my dear students. Today we are going to discuss a very important topic in class 10 history, first chapter, the rise of nationalism in Europe. And the topic is unification of Italy. This topic, like unification of Germany, is very interesting. The process is very interesting. And the leaders who contributed in the process of unification of Italy were also very patriotic leaders. So let's discuss the unification of Italy. My dear children, Italy was divided into many small kingdoms. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इटालियन स्पीकिंग टेरिटरी छोटे छोटे कई किंगडम्स में बटा हुआ था. ये कई किंगडम्स जो थे वो अलग अलग यूरोपियन फैमिलीज के अंडर में थे, यानी डिफरेंट यूरोपियन रूलिंग फैमिलीज हैड बीन रूलिंग दीज स्मॉल किंगडम्स. रोम एंड विनीशिया वर अंडर द पैपल स्टेट्स. पैपल स्टेट्स का मतलब हुआ पोप के डायरेक्ट सोवरेनिटी में आने वाले किंगडम्स. लगभग 750 से लेकर और 1861 तक, मतलब इटली के यूनिफिकेशन के पहले तक, ये दोनों पैपल स्टेट थे. इनको चर्च स्टेट भी कहा जाता था. दूसरा जो किंगडम था वो था लुम्बार्डी. Lombardy was under a despotic ruler and people did not like his rule at all. They were also the people who were, fully enthusiastic for unification of Italy. तीसरा जो famous kingdom था वो था two Sicilies. Now the two Sicilies in south were under the Bourbon rulers. As all of you know, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बॉर्बन डायनेस्टी फ्रांस में रूल करती थी. लेकिन एक बात यहां आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि बॉर्बन डायनेस्टी के अलग अलग प्रिंस अलग अलग यूरोपियन किंगडम्स को रूल करते थे. ऐसा था जैसे बॉर्बन डायनेस्टी के प्रिंस लोग रूल करते थे. हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया में थी, उसके भी डिफरेंट प्रिंसेस जो थे वो डिफरेंट यूरोपियन किंगडम्स को रूल करते थे. जैसे इटालियन स्पीकिंग में भी पर्मा, मोडेना और टस्कनी, ये तीनों ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के अंडर में थे. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इटली कई किंगडम्स में बटा था और कई फैमिलीज के अंडर में था. इसी में से एक किंगडम था पिडमॉन्ट सार्डिनिया या सार्डिनिया पिडमॉन्ट का. यह पिडमॉन्ट सार्डिनिया या सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो किंगडम है यह विक्टर इमैनुअल फर्स्ट के अंडर में था. एंड विक्टर इमैनुअल फर्स्ट वाज इटालियन स्पीकिंग. His family was Italian speaking. Okay? But remember one thing. When in 1804, Napoleon Bonaparte declared himself the Emperor of France, at that time, he started his mission to capture, to dominate entire Europe. And in that process, he captured all these Italian speaking kingdoms from different ruling families, and he united them together as one part, Italy. But when Napoleon Bonaparte was defeated in the Battle of Waterloo in 1815 and the Congress of Vienna was hosted by Duke Metternich of Austria, all the territories which were non-French territories were given back to their old ruling families.
नेपोलियन ने जितने भी यूरोपियन टेरिटरीज को अलग अलग रूलिंग फैमिलीज से जीता था, उन सभी टेरिटरीज को वियना कांग्रेस के प्रोविजन के तहत वापस लौटा दिया गया। याद रखिएगा, हमने एक वीडियो में इसकी चर्चा की है कि वियना कांग्रेस का एक ऑब्जेक्टिव कंजर्वेटिव रिजाइम को रीइस्टैब्लिश करना भी था। तो ये सभी किंगडम अपने पुराने रूलर्स को लौटा दिए गए। याद रखना है, कब लौटाए गए? वियना कांग्रेस के सेटलमेंट के तहत। अंडर द सेटलमेंट ऑफ वियना कांग्रेस 1815 which was hosted by ड्यूक मेटरनिक। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहां से फिर एक बार एक नए तरीके से इटली के यूनिफिकेशन का प्रोसेस सही अर्थों में, रियल सेंस में शुरू होता है। और इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को, वो ये कि इसमें किसी एक का टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर इटली 1861 में एक नेशन बना, एक नेशन स्टेट बना। तो फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। गिउसेप्पे मैजीनी की फिलॉसफी, गैरिबाल्डी का पैट्रियटिज्म, पीपल ऑफ इटली का सेक्रीफाइस, काउंट कैमिलो डी कैवर की डिप्लोमेसी, विक्टर इमैनुएल फर्स्ट और विक्टर इमैनुएल सेकंड का पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल विल पावर, इन सब ने मिल करके इटली को एक नेशन स्टेट बनाया। और इसकी सही अर्थों में बिगिनिंग हुई 1852 में, व्हेन काउंट कैमिलो डी कैवर was appointed as the chief minister of Piedmont, Sardinia, or Sardinia, Piedmont and Savoy by Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II was in fact very much interested in unifying Italy as one nation and becoming the king of one Italy, united Italy, powerful Italy. So he appointed, Victor Emmanuel II appointed Count Camillo di Cavour as the chief minister. And Count Camillo di Cavour, he strengthened the army of Piedmont, Sardinia, which was very much required. First thing he did was reorganizing, restructuring, re-strengthening the army of Piedmont, Sardinia for the purpose of unification of Italy. Second thing, Piedmont, Sardinia and Victor Emmanuel and Count Camillo di Cavour did was bringing the church under the state. The church was made subordinate to the state. I repeat once again, Piedmont, Sardinia, its ruler Victor Emmanuel II, its chief minister Count Camillo di Cavour, made the church subordinate to the state. By this process, Count Camillo di Cavour emerged as the champion of
इटालियन यूनिफिकेशन। क्रीमियन वॉर में दो पार्टीज थीं, अलाइज, आई मीन ब्रिटेन, फ्रांस एंड देयर सपोर्टर्स, ऑन द अदर हैंड रशिया। तो रशिया और अलाइज के बीच में जो ये क्रीमियन वॉर हुआ 1853 से लेकर 1856 तक, इसमें रशिया की बहुत बुरी हार हुई, यानी ब्रिटेन और फ्रांस यानी अलाइज की जीत हुई। इस जीत से एक बड़ा परिणाम सामने आया, रिजल्ट सामने आया। और वो रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट था कि ब्लैक सी एरिया पर से रशिया का डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। यह ब्रिटेन और फ्रांस के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन यही वो समय था जिसमें क्रीमियन वॉर में अलाइज को काउंट कैमिलो डी कैवर ने सपोर्ट किया था। और इस सपोर्ट के कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने काउंट कैमिलो डी कैवर को रिकॉग्नाइज कर लिया इटालियन यूनिफिकेशन के लीडर के रूप में। और इसी का फायदा कैवर ने उठाया। इसी का फायदा कैवर ने उठाया। इसका फायदा उठाते हुए कैवर ने क्या किया? सबसे पहले 1859 में उसने नेपोलियन थर्ड ऑफ फ्रांस के साथ एक ट्रीटी कर ली और ऑस्ट्रिया के कब्जे में जो इलाका था लुम्बार्डी का, उसको कैप्चर कर लिया, यानी इटली में मिला लिया। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस माना गया काउंट कैमिलो डी कैवर का। इसके बाद उसने क्या किया? 1860 में यह देखने को मिला कि टू सिसिलीज जो थे वहां पे उनके डेस्पोटिक रूलर के अगेंस्ट में अपहीवल हुआ। इस अपहीवल में जो लोग शामिल थे वो मेजिनी की फिलॉसफी से बहुत अफेक्टेड थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। ऊपर से इनको लगभग 1000 रेड शर्ट्स यानी फॉलोअर्स ऑफ गैरिबाल्डी का सपोर्ट मिल गया। गैरिबाल्डी अपने फॉलोअर्स के साथ सिसिली पहुंचा और सिचुएशन को देखते हुए जो रूलर्स थे वहां के डेस्पोटिक, वो एस्केप कर गए। और ये जो दोनों सिसिली हैं ये इटली में शामिल हो गए। इसीलिए सिसिली के लोगों ने गैरिबाल्डी को गॉड की तरह वेलकम किया था, भगवान की तरह वेलकम किया था। ही वॉज द सेवियर ऑफ द पीपल ऑफ द टू सिसिलीज इन साउथ। अब आते हैं हम अगली बात की तरफ। जो सेंट्रल इटली के किंगडम्स थे, यानी पर्मा, मोडेना और टस्कनी, इन लोगों ने भी, यहां के लोगों ने भी अपने डेस्पोटिक रूलर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। ये ऑस्ट्रियन किंगडम्स थे, ऑस्ट्रियन रूलर्स के अंडर में थे। रिवोल्ट करने के बाद नतीजा यह हुआ कि यहां के रूलर्स भी एस्केप कर गए और इन लोगों ने एक प्लेबिसिट के द्वारा, दे ऑर्गेनाइज्ड प्लेबिसिट, public opinion in a way you can say, and by that public opinion they declared themselves to be the part of Italy, Piedmont, Sardinia. You can say like that also, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके बाद 1866 में एक और घटना हुई, याद रखना है 1866 में। 1866 में प्रशा और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई। ये बिस्मार्क इस लड़ाई को लड़ रहा था। जर्मन यूनिफिकेशन का एक प्रोसेस का एक स्टेप था। इसमें फायदा उठाया कैवर ने भी। कैवर ने प्रशा को सपोर्ट कर दिया ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में और रिजल्ट के रूप में उसने वेनेशिया को इटली में मिला लिया। तो एक और इटालियन स्पीकिंग टेरिटरी इटली का पार्ट बन गई।
Rome was left. When the war was going on, France withdrew its forces from Rome. And the moment the French forces vacated Rome, Count Camillo di Cavor's army annexed Rome also. Rome was included in Italy, and it was declared the capital of Italy, united as a nation state. The cockpit of Europe became one united Italy as a nation state. This was the unification of Italy. Two important questions are asked from this topic. Number one, explain the process of the unification of Italy. And number two, how did Count Camillo di Cavour united Italy as one nation? I hope all of you have understood this topic.